दोस्तों नमस्कार। जेनजी प्रधानमंत्री जी की रील का इंतजार कर रही थी। कल 11 बजे, फिर रात के 12 बजे, फिर रात के 1 बज गए, लेकिन कोई रील आई नहीं। अब न जाने, वो तो कह रहे थे कि फ्रेंड्स आप ही से बात करने का दिल करता है, लेकिन पता नहीं अचानक अब उनका बात करने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन जो जेनजी हैं, उन्होंने अब उन्हें दोस्त मान लिया है। उनका प्रधानमंत्री जी से बात करने का बहुत दिल कर रहा है और वो लगातार रील बना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो हमारी जनरेशन शायद उनसे नहीं पूछ पाती है। भले ही बच्चों को माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक उर्वशी नाम की लड़की है, उनकी हमने वीडियो देखी। उनके ऊपर जिस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की गई थी कि एक बच्चे को दिखाया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रहे हैं तो उनको अच्छा बताया जा रहा है, और ये छात्रा जो है उर्वशी, वो आंदोलन में नाचती हुई नजर आ रही है तो बताया जा रहा है कि ये बाबर के औलादे हैं या बाबर से उनको जोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उस प्यारी सी बच्ची ने। उसने कहा, एक तो हम बाबर जनरेशन से रिलेट नहीं करते हैं, और दूसरा आपने जो ये कहा कि हम नाच रहे हैं, तो नाचने के साथ हम सब काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। उस छात्रा को 10वीं में भी 93% अंक मिले, 12वीं में भी 93% अंक मिले, और उसने दिखाया कैसे उसका घर ट्रॉफीज से भरा हुआ है, जिसमें न केवल पढ़ाई के लिए ट्रॉफीज हैं, उसमें नृत्य, कराटे, मतलब हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज वो छात्रा करती है। तो उन्होंने बताया कि आपका 2026 में जो आपने हमारे माता पिता या दादा दादी के साथ किया, वो ये विभाजनकारी तौर तरीका नहीं चलेगा, आप कोई नया आइडिया लेकर आइए। तो बहुत सारे सवाल ये रील बना बना के पूछ रहे हैं जेनजीज। इसी पर हम बातचीत करेंगे। 35-37 मिनट की रील में ऐसा ऐसा काम कर डाल रहे हैं कि मोदी जी अब लगता है रील बनाना ही भूल जाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं जो जेनजी के इन तौर तरीकों पर बात करेंगे और बताएंगे कि वो हमारी पीढ़ी से या हमारी से पहले वाली पीढ़ी से, और जो उनके दादाजी जैसे लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पीढ़ी से कितने अलग हैं। अभिषेक कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं देश के, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। लगातार इनकी टिप्पणियां आप तमाम प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स पर देखते रहते होंगे। बखूबी समाज की नब्ज पर ये नजर रखते हैं। इनका अपना भी प्लेटफॉर्म है, जरूर उस पर आप जाइएगा, क्योंकि जो इनकी खबरें होती है वो बहुत अलग मिजाज की होती है और कई बार समाज की सच्ची मीमांसा करती हुई भी नजर आती है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिव जी के साथ तो हम रोज ही आते हैं आपके पास, शिव जी का ही ये प्लेटफॉर्म है। शिव जी को क्या हम उनके बारे में क्या बताएं, तो उनकी तारीफ करना तो सूरज को दिया दिखाना होगा। जिस तरह की उनकी पत्रकारिता है, बिल्कुल बेबाक, निडर, और उसी निडरता के साथ वो अपनी राय रोज आप दर्शकों के सामने रखते हैं। तो इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। बात सबसे पहले, पहला सवाल अभिषेक आप ही से रहेगा, लेकिन उससे पहले शिव जी शायद कुछ एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो हमारी बात हो रही थी। शिव जी, आप पे आती हूँ, पहले वो वीडियो ही दिखा दीजिए। तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम गैस, पेट्रोल, दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जेनजी भाई लाजवाब है। ये इतने क्रिएटिव है, ये इतने क्रिएटिव है। आप इन पे चाहे एफआईआर करा दो, आप चाहे इनको माफिया मांगने पर मजबूर कर लो, आप चाहे कहो कि हम बेटा तुमको माफ करते हैं, लेकिन ये आपसे सवाल पूछते रहेंगे और पूछ पूछ कर आपकी ऐसी हालत कर देंगे कि फिर आप शायद रील बनाना भूल जाए, या फिर आपको उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अभिषेक, कैसे आप इस पूरे जेनजी, जिसे कहा जाए एक जो ये नई जनरेशन है, उसके मिजाज को आप कैसे पढ़ते हैं? कैसे ये बिल्कुल अलग है अपनी पुरानी वाली पीढ़ी से? और 12 साल पहले जब ये सत्ता 13 साल पहले शासन में आई थी तो ये छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, लेकिन आज ये 15, 16, 17 से लेकर 20, 22, 25 साल के हैं। इन्होंने बहुत कुछ देख लिया। इन्होंने कांग्रेस का राज नहीं देखा था, इन्होंने इसी राज से सब कुछ सीखा कि आपका कल्चर क्या था और हमें जवाब कैसे देना है। कोई पाखंड इनके अंदर नहीं है। आप कैसे विश्लेषित करेंगे इस नई पीढ़ी को और इनके सवाल पूछने के तरीके को?
देखिए अंशु जी, सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, अप्रैल मई 2014 में, उस दौर में वोटर कौन था? कोई जेनजी वोटर नहीं था, क्योंकि जेनजी का जन्म तो 1 जनवरी 1997 या उसके बाद हुआ है, 97 से 2012 के बीच। वो जेनजी वोटर नहीं था। जेनेक्स जिसे कहते हैं 65 से 80 वाले या 81 से 96 वाले जो मिलेनियल्स हैं, हमारे जैसे मिलेनियल्स, वो वोटर थे और वही नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाए थे। उन्हें अच्छे दिनों की आस थी, उन्हें एक ऐसी यूटोपियन व्यवस्था की उम्मीद थी कि वाकई सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जेनजी, जेनेक्स जो था, या फिर जो मिलेनियल्स है या जेनजी है, वो कैसे एक दूसरे से अलग है? अगर एक लाइन में बहुत संक्षेप में कहें तो जेनेक्स क्या है? 65 से 80 वाली पीढ़ी, वो तो तुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने पूजा, वो उस मिजाज की है। और यदि उसके बाद वाले दौर को देखें, जो मिलेनियल्स को, तो बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा है वाली पीढ़ी है। लेकिन ये जो जेनजी है, ये जेनजी की पहली पीढ़ी जब होश संभालती है तो क्या देखती है? 97 वाला भी, जो थोड़ी बहुत होश जब उसे होते हैं, तब वो इश्क द गली विच नो एंट्री वाली है। फिर उसमें किसी चुनावी हिंदुत्व या किसी दूसरे के लिए एंट्री वो कैसे दे देगी? जेन अल्फा क्या होगा उसके बारे में आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो बस मैंने एक लाइन में आपको समझा दिया कि जेनजी से निपटने का तौर तरीका भारतीय जनता पार्टी या उसके द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, उस सरकार को नहीं पता था, आरएसएस को नहीं पता था, भाजपा को नहीं पता था। उसके पहले वाली पीढ़ी वाकई उम्मीदों के सहारे चलने वाली पीढ़ी थी। और उम्मीदों के सहारे चलने वाली पीढ़ी को क्या मिला था? बदलाव के तौर पर जो जेनेक्स वाले लोग, जो 65 से 80 के बीच वाले थे, वो सरकारी नौकरियों में थे, तो 2006 में उन्हें 6 पे कमीशन मिला था। स्कूटर पर जिंदगी काट देने वाला लोअर मिडिल क्लास जवानी के दिनों में ही घर भी बनाने लगा और 4 चक्का गाड़ी पे भी चढ़ने लगा। अब स्वाभाविक है कि उसे लगा कि इसके बाद जो वाकई जो अच्छे दिनों का वादा किया जा रहा है, वो अच्छे दिन हो सकता है कि घर घर में हेलीकॉप्टर उतार दे, घर घर में BMW मर्सिडीज ला दे। इस तरह के सपने उसने पाल लिए होंगे, और वो सपने पाले, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, सब कुछ हो गया। मिलेनियल्स की भी एक उसमें भूमिका थी। मिलेनियल्स को भी लगा कि हाँ, अब वाकई इस देश को एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसका वादा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन वादों पर भरोसा करने वाली पीढ़ी जेनजी नहीं है। उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वादों पर भरोसा करे। वो 2020 क्रिकेट देखती है, वो टेस्ट मैच और 100 ओवर का मैच नहीं देखती, वो 2020 मैच देखती है। उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो पिक्चर हॉल में जाकर 3 घंटे की मूवी देख सके। वो वेब सीरीज देखने वाली पीढ़ी है। और उसको आप कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स के सहारे आप चाहेंगे कि उसकी कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग कर ले, संभव ही नहीं है। उसकी स्थिति तो यह है कि घर में उसे कोई डांट नहीं सकता है। स्कूल में छड़ी चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, वो पढ़ती भी है तो अपने अंदाज में पढ़ती है, और बहुत फास्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, ये भी जान लीजिए। बकायदा उसके साथ इस देश की सत्ता और सिस्टम दोनों इनजस्टिस करते रहे हैं कि उसको ग्रूम करने के लायक टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, प्रोफेसर नहीं है उस क्वालिटी के हमारे कॉलेज में, जो वैश्विक स्तर पर जो जेनजी की चाहत है उससे भारत के जेनजी compete कर सके। ये स्थिति बनी हुई है। 5 किलो राशन के सहारे वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो मोदी जी आ रहे हैं, रात में अपना भाषण दे रहे हैं, कुछ 1.5-2 घंटे बिता दे रहे हैं। कल मैंने ट्विटर पर एक वो डाल दिया था, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस समय का, आपने देखा होगा। उस समय जी देखा। लेकर उस समय के जो नौजवान थे वो सड़कों पर थे, और प्रधानमंत्री बनने के 2-4 दिनों के बाद उन्होंने संबोधित किया था किसी दिल्ली में ओपन हॉल में किसी बहुत बड़े सेमिनार को, जिसमें यंग जनरेशन के बहुत बड़ी संख्या के लोग थे, और सीधा आमने सामने संवाद किया था, और उसका लाइव टेलीकास्ट उस समय दूरदर्शन पर भी हुआ था। तो इस तरह से संवाद करना होता है। लीडर ऑफ द नेशन को अगर जेनजी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वाकई उसे लगता है कि जेनजी गलत है, मुझे तो नहीं लगता कि जेनजी ने कहीं कोई गलती की है, क्योंकि उसने तो पूरे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ आंदोलन किया है। पैलेट गन चलाने वाले लोगों ने जरूर गलती की है, जेनजी ने कोई गलती नहीं की है। लेकिन फिर भी सत्ता को लगता है कि जेनजी गलत है, तो आमने सामने संवाद करने के लिए एक नैतिक आत्मबल होना चाहिए। सत्ता के पास ये साहस होना चाहिए। मनमोहन सिंह के अंदर ये साहस था कि अन्ना हजारे खड़े हुए तो 3 दिनों तक पार्लियामेंट के में स्पेशल सेशन बुला करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधी चर्चा हो गई दोनों हाउस में, ज्वाइंट डिक्लेरेशन तक आ गया, सब कुछ हो गया। और पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ। आज हम लोग मजा लेने के लिए देखते हैं
कि उसमें शरद यादव क्या बोल रहे थे, और लालू यादव की स्पीच तो लोग आज भी सुनते हैं कि अन्ना आंदोलन के दौर में संसद में क्या बोल रहे थे। लेकिन आज की सत्ता में क्या है, नैतिक बल है। गृह मंत्री मुंह छुपाते हुए भी भागे फिर रहे हैं 4 दिन से, पार्लियामेंट कैंपस जा रहे हैं लेकिन सदन में नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस 2-2.5 मिनट के लिए आ रहे हैं, और वही 2-2.5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पर आकर कुछ बोल के धीरे से खिसक जाना, मतलब ये तो पलायनवादी प्रवृत्ति है। और जेनजी किसी पलायनवादी प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करती। ये सत्ता को स्वीकार करना होगा कि पलायनवादी प्रवृत्ति को जेनजी अब स्वीकार नहीं करेगी, और जब जेनजी उस पलायनवादी प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगी तो सत्ता को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा कि एक ही तरीके से सबको हाँक दे। अब ये किसी को देवता बनाने वाली पीढ़ी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी। तो इनके हीरो ये अपने आप खुद हैं, ये किसी में हीरो नहीं तलाशते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये अपनी पहचान खुद बनाते हैं। इनको पता है इन्हें क्या चाहिए जिंदगी से, इनको पता है इनके लिए कौन से सवाल अहम है। तो कितना भी कोशिश कर ली ट्रोल आर्मी ने इनको दबाने की, सब कुछ करने की, तो फिर भी ये रील बना रहे हैं। शिव जी, जो ये रील अभी देखी लड़कियों की, मतलब अब लड़कियां ही ज्यादा बना रही है। जब से मोदी जी ने कहा कि लड़कियों भाई थोड़ा तुमको शिष्टाचार ज्यादा रखना चाहिए, तो अब वो ही ज्यादा सवाल पूछ रही हैं। और क्या गलत सवाल पूछ रही हैं, जो ये वीडियो हमने अभी उन बच्चियों का देखा कि आपने भाई रेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, लेकिन फिर भी मूर्ख आपकी जय जयकार कर रहे हैं। मतलब 35 सेकंड में आईना दिखा दिया। क्या कहेंगे शिव जी इस जनरेशन के लिए आप? अब ये रील देख लेंगे वो, तो फिर नई रील बनाने के बारे में सोच विचार करेंगे, क्योंकि ये तो सीधा सीधा चुनौती भरा जवाब हो गया। कल जो उन्होंने रील बनाई एक दिन पहले, कल तो आई ही नहीं, उस पर कमेंट बहुत भद्दे रहे। इससे पहले बनाई, उस पर भी सबके सवाल थे कि प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं, और सुबह फिर जब वो उठे तो उन्होंने पहले प्रधान का इस्तीफा करा दिया। हालांकि इस्तीफा तो उनके पास 20 तारीख को ही आ गया था, लेकिन चूंकि अब उनकी भी उम्र हो गई है, जैसे नीतीश बाबू भूल जाते थे वैसे ही वो भी भूल जाते हैं, इस्तीफा रख के भूल गए होंगे। अभिषेक जी ने अभी बताया नहीं, अभिषेक जी को ये सब मामला पता है। तो वो इस्तीफा उनके ध्यान से उतर गया, और उतर गया तो वो 3-4 दिन और खिंच गया। 3-4 दिन में बीजेपी की पूरी छीजा लेदर हो गई। अब ये जो जेनजी सवाल कर रहा है, ये पूछ रहा है, अभी तो ये पूछ रहा है, आज अधेड़ भी पूछ रहे हैं भाई ये तो बताओ आपने माफ किया या आपको माफी मांगनी थी? माफी तो आपको मांगनी थी, और आप कह रहे हो हमने माफ कर दिया। तो ये तो बताओ भीड़ की गलती क्या थी? अगर यही माफ किया है तो फिर कांवड़ यात्रियों ने कल NH-24 पर जो गाड़ी तोड़ी है, क्या उस गाड़ी तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? क्या उनको जेल भेजेगी? क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? उस गाड़ी वाले का दोष क्या था? आप देखिए सड़क पर इस समय आप हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक भूलकर भी यात्रा न करें। अगर जाना है तो भाई बस चले जाओ, भाई ट्रेन चले जाओ। अपने निजी वाहन से जाना आपके लिए खतरों से खेलना है। ये मिला इस सरकार में। अब इसकी वापसी शुरू हुई है। बीजेपी परेशान सिर्फ इस बात से है कि यह आंदोलन हिंदू मुसलमान में तब्दील नहीं कर पाई। उसने खाना बांटने वालों पर सवाल उठाया, उसने वहां जाके लोगों पर नारे पर सवाल उठाया, लेकिन ये जो समस्या उत्पन्न हुई उस पर प्रधानमंत्री जी का भी कोई फोकस नहीं है कि क्यों उत्पन्न हुई। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आइंदा पेपर लीक नहीं होंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक के लिए हम एक अच्छी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। मर्डर के बाद भी तो आपने धाराएं सजा नियत कर रखी है। निर्भया गैंग रेप के बाद कई बड़े कानून में तब्दीली किए गए, फिर काय को गैंग रेप हो जाते हैं, फिर काय को महिलाओं के साथ बदतमीजी हो जाती है। भाई कानून बन गया, अब काय का कानून का भय खत्म हो गया इस सरकार में। जो इकबाल था सरकार का वो इकबाल ध्वस्त हुआ, और जब इकबाल ध्वस्त हो जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं है। छोटे से उदाहरण से बता दें कि किसी भी थाने में जो थानेदार नियुक्त होता है उसका इकबाल होता है, उससे उस थाने के इलाके में अपराध कम हो जाता है। गांव के लोग कह देते हैं बड़े मारते खां दरोगा आया इस बार, अगर उधम मचाया तो समझ लेना खाल उधेड़ देगा। ऐसे ही जिले पर जब पुलिस कप्तान आ जाता है तो कहा जाता बड़ा सख्त आदमी आ गया है। ऐसे ही राज्य के मुख्यमंत्री का, मैं
बड़े साफ मन से कहूंगा कि मायावती जी का शासन आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं। जब मौके पर अधिकारियों का सस्पेंशन होता था, अधिकारी थर थर कांपते थे जिस जिले में लग जाता। हमारे मुख्यमंत्री तो रोज एक एक दिन में 3-3 जिले जाते हैं, कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता। मैं आपसे कह रहा हूं, सिपाही नहीं डरता। वो कई बार कह चुके हैं कि रील बना के मत डालो, वो रील डाल देते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं रील बनाओ, आप कहते हो रील मत बनाओ, तो किसकी माने? पहले आप फैसला कर लो दोनों लोग किसकी माने। ऐसे में जब भय सरकार का खत्म हो गया तो कानून व्यवस्था कहां बनी रहेगी? बच्चे सवाल करेंगे, बच्चों को धमकाया जा रहा है, यहां तक उनके चैट बॉक्स में मैसेज गंदे से गंदे भेजे जा रहे हैं। कोई आपकी बेटी को भेजे तब आपको कैसा लगेगा? तब लोग कहते हैं कि उनके तो बच्चे नहीं है जो सत्ता में है, उनको भेजोगे कहां मैसेज? ये आप देखो कि देश किस ओर चल पड़ा है, और इस पर कोई गहनता से बात नहीं कर रहा है। विपक्ष भी मुद्दे को पकड़ने में नाकाम रहता है हर बार। अगर आपको इतना ही सब कुछ करना था तो चाहे अभिजीत दीपके को मिलता श्रेय, चाहे किसी को मिलता, तुम्हें जाने में क्या दिक्कत थी जंतर मंतर? आधा भेज दिया आपने, समाजवादी पार्टी पूरी चली गई, आधा घर इधर है आधा उधर है, ऐसे नहीं चलता है। या तो इधर जाओ या इधर जाओ। भाजपा जिधर जाती है, जाती तो एक तरफ है। अरे उसने एफआईआर करा दी, हनुमान जी नाचे, क्या आपने एफआईआर करा पाई कहीं? भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के ले गए प्रधानमंत्री, आपने एफआईआर करा पाई? अरे आपने तो केवल कपड़े पहन के आ गए थे तो पप्पू यादव सांसद ही। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई है। तो ये बच्चे जो कह रहे हैं इस पर सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और इन बच्चों को पता है क्या क्या प्रधानमंत्री ने बेच दिया। लेकिन क्या करें, आज के 50 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग ये मानने को राजी नहीं है कि मोदी जी चले गए तो देश चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम कैसे चला जाएगा। जी अभिषेक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल इस जेनजी आंदोलन ने उठाए हैं। एक तो इन्होंने जवाबदेही तय करना सिखा दिया, अकाउंटेबिलिटी बता दी, और देश को बोलना भी सिखा दिया। अब तो अल्फा जनरेशन भी बोल रही है, स्कूल में भी छात्र आ रहे हैं, भाई हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब छोटे छोटे शहरों में भी ये आंदोलन शुरू हो गए हैं। पर ये लगता है कि इस जेनजी आंदोलन से सरकार को लगा एक आंदोलन हो गया, इस्तीफा हो गया, बात खत्म। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। ये जनरेशन ऐसी है जो बात को खत्म नहीं होने दे रही है, और वो आपसे सवाल पे सवाल पे सवाल कर रही है। ये सरकार हर किसी को टैकल कर लेती थी। इनको पता है कि भाई किसको ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से किसको चुप कराना है, किसको अपनी पार्टी में मिलाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है। भाई हर जनरेशन को तो ये टैकल कर लेते थे कि सोनम वांगचुक बैठे हैं तो चलो उनको वहां पर कैसे जूस पिला के इधर को लाना है। लेकिन जेनजी से ये डील नहीं कर पा रहे। ये जो रील बनाते हैं वो रील इनको ही महंगी पड़ती है। तो कहा जाए कि इनके लिए स्थिति रोज बर रोज खराब हो रही है, क्योंकि बच्चों ने प्रधान को तो छोड़ दिया, उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल करने शुरू कर दिए, और सवाल अभी भी हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि फिर जंतर मंतर आबाद होगा। कहां चूक रही है ये सरकार? अभी भी अहंकार में डूबी हुई है, अभी भी वही भ्रम फैला रही है कि तुमको जाओ माफ कर दिया, हम भगवान हैं। एफआईआर भी दर्ज कर दे रही है उनपे। ये डराने वाला अस्त्र उन पर नहीं चलेगा। क्या लगता है कोई जेनजी इनको अपनी टीम में, अपनी आईटी टीम में शामिल करने चाहिए? सरकार कहां चूक रही है, और अगर ऐसे ही चूकती रही तो आगे भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए अंशु जी, पूरी दुनिया में जब जो थियोक्रेसी एक जमाने में चल रही थी, और उसके साथ साथ आप देखिए धार्मिक संस्थानों का हस्तक्षेप सत्ता में सीधा चल रहा था, वहीं से लोकतंत्र की आवाज निकलती। हम लोग पढ़ते थे, जब यूपीएससी की तैयारी में आए तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते थे, 3 तरह के रिवॉल्यूशन पढ़ते थे जो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। एनसीईआरटी से लेकर हर जगह लोग पढ़ते हैं। एक यूएस रिवॉल्यूशन, एक ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अक्सर कहा जाता है कि पूरी दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी ने डाला तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डाला। डेमोक्रेसी से लेकर डिवीजन ऑफ पावर तक, और सत्ता के भीतर चर्च के हस्तक्षेप के खिलाफ दरअसल वो रिवोल्ट शुरू हुआ था। मॉन्टेग्यू रूसो जैसे विचारक वहीं से निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में आधुनिक व्यवस्था का, आप कह सकते हैं कि एक तरह से बुनियाद रखी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, बुनियाद क्या थी उसकी? चर्च का हस्तक्षेप सत्ता में बढ़ता जा रहा था, उसके खिलाफ था। लेकिन अब उस रिवॉल्यूशन के तकरीबन 300-350 साल के बाद
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उल्टी गंगा बहाने की कोशिश शुरू हुई। सत्ता के अंदर धार्मिक संस्थाओं का हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश। आरएसएस जब पहली बार उसको बहुमत के साथ सत्ता का स्वाद मिला 2014 में, उसके बाद क्या हुआ? मोहन भागवत, कौन है मोहन भागवत? कौन से धर्मगुरु हैं? कौन से शंकराचार्य हैं? और यदि शंकराचार्य भी होते, उन्हें किसने अधिकार दे दिया कि वो जा करके दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट उनकी दशहरा रैली का? वो ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता है, वो है कौन? सवाल ये है, कौन है कि हर साल उनका भाषण दिखाया जाता है? लोगों को शुरू में ठीक लग रहा था कि ये कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ रहा है, लेकिन लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या कहता है? रिलीजन और डेमोक्रेसी दोनों पैरेलली साथ साथ नहीं चल सकते। शासन सत्ता में रिलीजन का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो डेमोक्रेटिक मिजाज रिवोल्ट करेगा। रिलीजन क्या कहता है? जो संप्रभुता है वो ईश्वर में निहित है, उसमें सन्निहित है। लोकतंत्र कहता है कि संसद और संविधान में संप्रभुता सन्निहित है। सोवर्निटी लाई ऑन पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कहता है। अब ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। आप देखिए, नेपाल में जब तक वो हिंदू राष्ट्र था तब तक वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया, सबने देखा है। जब उसको सेकुलर डिक्लेयर किया गया तब जाकर के वहां राजशाही खत्म हुई, तब जाकर के वहां अभी भी लोकतंत्र वहां बनने की प्रक्रिया में, पूरी तरह से सफल हो गया नहीं कह सकते। पाकिस्तान एक धर्म आधारित राष्ट्र है, क्या लोकतंत्र सफल हो पाया? नहीं हो पाया, आज तक सफल नहीं है। बीच बीच में वहां आर्मी आती रहती है और पर्दे के पीछे से आर्मी ही आज रूल कर रही है। आसिम मुनीर इज मोर पावरफुल देन शहबाज शरीफ, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं। कोई अहमियत नहीं है शहबाज शरीफ की। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र इंडोनेशिया को देखिए, वो सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी वहां सफलतापूर्वक चल रही है। राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, भले ही सबसे ज्यादा मुसलमान है। सबसे ज्यादा हिंदू दुनिया में भारत में है, वहां देश का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सेकुलर है, डेमोक्रेसी चल रही है। तभी आज जेनजी सड़क पे उतर रहे हैं। अमेरिका, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहीं है तो यूएस में है, वहां भी देश का कोई अपना धर्म नहीं है, वो भी एक सेकुलर कंट्री है। तो देश चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है, डेमोक्रेसी बहुत सफलता के साथ चल रही है। अब ये बात मिलेनियल्स और जेनेक्स वाले लोग ढंग से समझ नहीं पाए, और आप कह सकती है कि डेमोक्रेसी ऐसे दौर में थी कि समझने में लोगों को दिक्कतें हो रही थी। जैसे मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं, मिलेनियल्स की, हमने कभी एक दलीय व्यवस्था भारत में देखी ही नहीं थी 2014 के पहले, कि एक पार्टी, सिंगल पार्टी रूल क्या होता है। उसके पहले तकरीबन 30-35 सालों तक, 52 से लेकर 89 के बीच में कांग्रेस का शासन रहा। 2.5-3 सालों तक एक ही दल का, जनता पार्टी का शासन रहा, सिंगल पार्टी रूल रहा, जिसका भी रहा, कांग्रेस का रहा हो या थोड़े दिनों तक जनता पार्टी का रहा। और उसके बाद वो दौर हमने नहीं देखा। हम जब होश संभाले तो हमें क्या दिखा? वो कोalition एरा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, ये वर्ड लोगों की जुबान पे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और 2 ही 3 आइकॉन देखे, मतलब हिंदुस्तान में राजनीति का मतलब हरकिशन सिंह सुरजीत होता है। हम लोग जब स्कूल में थे तो यही समझते थे कि शायद ये आदमी सचिन तेंदुलकर है अपनी फील्ड का, ये रोज अखबार में दिखता है, ये रोज टेलीविजन पे दिखता है, इसी के इर्द गिर्द पूरा देश चलता है, ऐसा ही लगता था। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूं, जब हम लोग क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में थे तो ऐसा लगता था, 90 का दशक था वो, ऐसा लगता था कि इस देश के सबसे ताकतवर आदमी का नाम कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत है। शिव कुमार भाई हो सकता है मेरी बात पर हंस रहे हो, उन्हें लग रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स पेज ही खोलते थे कि पीट सैम्प्रास ने क्या किया है, आंद्रे अगासी ने क्या किया है, वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है, किस टेस्ट मैच में या वनडे में क्या हुआ है। इसी के लिए हम लोग के बचपन में अखबार आने का मतलब था कि स्पोर्ट्स पेज देखो कि उसमें क्या है। लेकिन फर्स्ट पेज पर तो वही होता था कि पहले से पता था कि सुरजीत की फोटो होगी, और तो कुछ होगी नहीं, और कुछ हो ना हो वो फोटो जरूर होगी। तो उस पीढ़ी को ये लगता था। बाद के दौर में उसके बाद जो पीढ़ी आई, उसने अलग अलग फील्ड के देवता बनाना छोड़ करके उसको लगा कि ऐसे मिलेनियल्स को, हमारी पीढ़ी को लगा हर फील्ड में के देवताओं को उसने मार दिया। जैसे हमारे बचपन में देवता बना दिए गए सचिन तेंदुलकर, हमारे बचपन में देवता बना दिए गए TN सेशन, इन सब तरह के देवताओं को मार दिया 2013-14 आते आते। नौबत ये आ गई कि लोग झूम रहे थे जब श्वेता सिंह एक प्रोग्राम कर रही है आज तक पर, और उस प्रोग्राम का थंब लगा हुआ है मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। हमने नहीं देखा था अपने बचपन में, वो थंबनेल अभी भी आप देखिएगा, मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे कहीं ना कहीं, मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। सोचिए, मतलब हद हो गई चमचागिरी की।
चमचागिरी इस स्तर पे पहुंच जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। रामलला का उंगली पकड़ करके फोटो सामने आने लगा। आप देखिए अयोध्या में क्या हुआ, हर चापलूसी पीक पर पहुंचा दी गई। अब कई लोग हमसे पूछते हैं, पटना के एक पत्रकार है कन्हैया भिलारी जी, वो भी एक दिन पूछ रहे थे हमसे फोन पर कि भाई राम जी का जो अयोध्या में जो मूर्ति लगा है वो तो करिया मूर्ति लगाया गया, मतलब काले रंग की मूर्ति बना दी गई। राम जी इतने काले नहीं थे। उन्होंने कहा देख के लगता है कि शनिचर भगवान की मूर्ति है, कन्हैया भिलारी जी ने कहा मुझसे। अब बताइए ये स्थिति बनी हुई है इस देश के अंदर कि जो सत्ता कर रही है वही सही है। तो मिलेनियल्स को तो काफी हद तक वो चीजें ठीक लगी, जेनेक्स को ठीक लगी, बेबी बूमर्स को भी ठीक लगी, 64 या उससे पहले वालों को। लेकिन ये जेनजी जो ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट को देखा है, जिसने सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद कि कैसे हुआ, इसने दिल्मा रोसेफ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसे भी अपने बचपन में देखा, तब वो वोटर नहीं था। उसके अंदर भी एक दिल्मा रोसेफ दिखाई दे रहा था। उस जेनजी के अंदर भी अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष करने की क्षमता दिखाई दे रही थी। और असीमित ऊर्जा का स्रोत तो वो है ही। इंदिरा गांधी की सरकार को उस समय जेनजी टर्म नहीं था, लेकिन उस समय के नौजवानों ने हिला दिया था, इमरजेंसी को हिला दिया था, पूरे सिस्टम को एक ढंग से कोलैप्स करा दिया था इंदिरा गांधी के। इमरजेंसी को भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सवाल घूम फिर करके वही आता है कि आखिर देखिए, सत्ता के पास अगर सत्ता सोच ले कि असीमित ताकत है तो वही सत्ता गलती करती है। लोकतंत्र में संविधान के पास भी असीमित ताकत नहीं है, वो ताकत का स्रोत जरूर है। और ताकत का सोर्स जब संविधान है तो जितनी ताकत वो सत्ता को देती है उतनी ही ताकत या उससे कहीं ज्यादा ताकत सत्ता को चुनने वालों को देती है। इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए कि उसके पास जिसको सत्ता मिल गई वो भगवान हो गया। और ये अवतारवाद की प्रवृत्ति तो अब भूल जाइए। बाबा नागार्जुन कहते थे कि लोकतंत्र में देवता मत बनाओ। अब जेनजी इस बात को हकीकत में उतारने के लिए तैयार है कि वो देवता नहीं बनाएगी। अब देखिए ना, मजाक उड़ा रहे हैं लोग कि पटना में नरेंद्र मोदी की अब मूर्ति बनेगी, उनका मंदिर बनेगा। अब बताइए, लखनऊ में मायावती ने ठीक है अच्छा शासन दिया और सब ठीक है, लेकिन अपनी मूर्तियां मायावती ने लगवाई। और 2012 में उनकी हार का सबसे बड़ा कारण वही था कि वो अपनी मूर्ति लगवा रही थी। अपने जीते जी सब ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति और अवतारवाद में जनता यकीन नहीं करती। आप देखिए, इस देश का सबसे खूबसूरत शहर है चंडीगढ़, एक भी फ्लाईओवर नहीं है, गोल चक्कर ही गोल चक्कर है, चौराहे ही चौराहे हैं, और एक भी मूर्ति कहीं दिखाई नहीं देती। तो क्या वो शहर जिंदा नहीं है? क्या उस शहर के लोगों की आत्मा मर गई है? क्या उस शहर के लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है? पर कैपिटा इनकम इस देश में सबसे ज्यादा हाई किसी शहर की है तो उसे की, इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। तो ये आज की परिस्थिति है। और जेनजी को आप बरगला के ले जाएंगे कि हिंदू मुसलमान कर दें, कांवड़ यात्रा कर दें, तो अखलाक की बात कर दें, तो कहीं ना कहीं किसी का कपड़ों से पहचान करने की बात कर दें, मंगलसूत्र मुजरा मुसलमान और भैंस क्या क्या और बात करते हैं, वो बात जेनजी के सामने कर दें, तो वो जेनजी तो पता नहीं फिर उसके बाद क्या करेगा, हम कल्पना ही कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने अभिषेक जी की युग बदलते हैं, ये युग परिवर्तन है। जेनजी हालांकि हर दौर के रहे। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ वो जेपी आंदोलन था तो उस युग के वो जेनजी थे। जब हमारे समय में कॉलेजेस के दौरान जब मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी, एक लाइन में ऐड करूंगा, बड़ी बात ये थी, और मौजूदा सत्ता अगर इससे सीख ली होती तो 2014 से ही लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाती। उस जमाने में तो नौजवानों के हीरो संजय गांधी को होना चाहिए था। संजय गांधी की एक पर्सनालिटी थी, संजय गांधी के आसपास एक पूरी टीम थी, रुखसाना सुल्ताना से लेकर सब लोगों की। लेकिन संजय गांधी नौजवानों के हीरो नहीं बने, बल्कि नौजवानों का हीरो एक 50 साल का आदमी जॉर्ज फर्नांडिस बनता है और एक 74 साल का आदमी जयप्रकाश नारायण बनते। तो ये जो सोचने की चीजें हैं वो नहीं सोच पाए। संजय गांधी नहीं थे नौजवानों के हीरो उस दौर में, ये ध्यान रखने की बात है। और आज आप तेजस्वी सूर्या को हीरो बना देंगे। आज आप वो कौन सा क्या नाम है वो जो मालवीय ट्विटर वाला मालवीय, उसको हीरो बना देंगे, अमित मालवीय। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भारत, अमित शाह को मैं सुनता हूँ, एक बार उनकी मीटिंग में मैं गया, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात, एक बार मैंने सामने से उनको देखा है एक पब्लिक मीटिंग में। वैसे तो कई बार पत्रकार है, मुलाकात होती रहती है। एक बार मैं देखा कि वो बोलते हैं क्या, कहीं किसी मीटिंग में जाके बोलेंगे कि जा जोर से बोलो साथियों, भारत माता की जय। फिर बोलेंगे अरे मोतिहारी वालों, थोड़ा आवाज में दम लगाओ, बोलो भारत माता की जय। तो अब वो जमाना चला गया कि भारत माता की जय कह के आप जेनजी को प्रभावित कर दें।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये युग बदल गया है। 12, 13, 14 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब जो ये नए उम्र के नए खून के जो बच्चे हैं, ना वो आपकी विभाजनकारी नीतियों को सुनेंगे, ना वो आपके इन विचारों को सुनेंगे, उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो अब आप इनको पर कोई दया मत दिखाइए, इनको कोई माफी मत दीजिए, इनका जो हक है वो इन्हें दीजिए, नहीं तो ये घर से बाहर भी निकलते रहेंगे, आपसे सवाल भी करते रहेंगे और ऐसी ऐसी रील बनाएंगे कि फिर आपको ही इनसे रील बनाना सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और शिव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे कहना चाहेंगे कि ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और क्या बातें आपको इसमें अच्छी लगी और कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।